गरीब माँ की 5 बेटियों के लंबे बाल। माँ, तुम और कितनी देर तक कपड़े सिलोगी? अब बाकी के कपड़े आने के बाद सी लेना ना, वरना कहीं भूज खत्म ना हो जाए। चलो ना, जल्दी चलते, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बस थोड़ी देर और रानी बेटी, बस इस ब्लाउज की सिलाई होने वाली है, इसका काम निपटा लूं। ऐसा कहते हुए गरीब सरिता जल्दी जल्दी से अपने हाथ सिलाई मशीन पर घुमाती है, उस ब्लाउज को सिलने लगती है। तभी उसकी आंखों से कम दिखाई देने के चलते आंसू आने लगते हैं और सिलाई मशीन की सुई उस बेचारी के हाथों में चुभ जाती है। आह! माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? कुछ भी नहीं रानी, मैं ठीक हूँ। अगर मेरी बच्चियों ने मेरे हाथों में से खून बहता हुआ देख लिया तो ये बेचारी परेशान हो जाएंगी। अपनी 5 बेटियों से अपना दर्द छुपाकर वह अपनी साड़ी से अपना खून साफ कर लेती है। बबीता, चंदा, गीता, रानी, आशा, चलो बेटी चलते हैं। माँ, क्या हम दावत का भोज खाने इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? ये तो कितने फटे हुए हैं। कोई बात नहीं आशा, उतनी भीड़ में हमारे कपड़े कौन देखेगा? और वैसे भी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हमें नए कपड़े दिला सके। 11 साल की बेटी गीता और 8 साल की बेटी आशा की बातें सुनकर सरिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी वह अपने आप को संभालती हुई आंसू पोंछ कर कहती है, अरे अभी देखो माँ, तुम 5 की सुंदर सी चोटी बना देगी। ये कहानी है गरीब सरिता की, जो कि एक दर्जी थी। सरिता अपनी 5 बेटियों को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत से कपड़े सिलती है। मगर उसके गरीब होने के चलते लोग इस बात का फायदा उठाकर बड़े ही थोड़े पैसे देकर जाते। उसकी 5 बेटियों के बाल कम उम्र में ही बहुत ही लंबे और काले और घने थे। फिर थोड़ी देर में सरिता अपनी 5 बेटियों की अलग अलग डिजाइन की बढ़िया बढ़िया चोटी बना देती है। जरा देखो तो, अब लग रही है ना मेरी 5 बेटियां एकदम परियों की शहजादी, जैसे इस पूरे गांव में मेरी 5 बेटी के जितने लंबे बाल और किसी के नहीं। फिर वह उन्हें लेकर दावत में आती है, जो कि गांव के अमीर अमरनाथ के घर चल रही थी। दावत में तरह तरह का स्वादिष्ट खाना और मिठाइयां देखकर सरिता की बिटियां खुश हो जाती हैं। देखो चंदा दीदी, यहाँ पर कितना सारा स्वादिष्ट खाना है, पूरी सब्जी, कचौड़ी और मिठाई भी। मैं तो मटर पनीर खाऊंगी और पेट भरकर पुलाव भी। मैं तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाऊंगी। 5 पत्तल उठा लेती हैं। तभी अमरनाथ चंदा को थप्पड़ मारकर उससे पत्तल छीन लेता है। आह! माँ! साली मनहूस, 2 कौड़ी की गरीब दर्जी की बेटी, किससे पूछकर तुम 5 मेरे घर की दावत में घुसी चली आई? छोड़ो मेरी चंदा दीदी को, माँ! अमरनाथ चंदा की लंबी चोटी से उसे घसीटने लगता है। उसकी 4 बहन भी उसके पीछे चलती हुई रोती हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बच्ची के बाल छोड़िए। अच्छा, तो बेटियों के साथ साथ माँ भी आई है। तभी तो मैं सोचूं इन 5 मनहूस में हिम्मत कहाँ से आई। बस कीजिए, मेरी बेटियां मनहूस नहीं है, भगवान के लिए इन्हें मनहूस मत कहिए। अरे माँ को तो अपनी औलाद राक्षस भी हो तो भी नहीं लगता। अब इतनी सी उम्र में इनके इतने लंबे बाल, इतने लंबे काले बाल, या तो किसी डायन के होते हैं या चुड़ैल के। और हम भी किससे बात कर रहे हैं जो खुद ही अपना पति खा कर बैठी है। ऐसे ताने सुनकर सरिता के आंसू संभाले नहीं संभलते और उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। मगर दुनिया का तो काम ही यही है। वह 5 को लेकर घर आने लगती है। तभी बाहर फेंकी हुई पत्तल देखकर रानी उसमें पड़ी जूठी पूरी सब्जी बड़े ललक से खाने लगती है। 5 साल की रानी को क्या पता कि वह किसी की छोड़ी जूठन है। माँ, ये पूरी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट है, दीदी तुम भी खाओ ना। रानी मेरी बहन, चल यहाँ से। घर लौटकर अपनी 5 बेटियों को सुलाने के बाद भोज में हुआ वाकया उस गरीब माँ की आंखों के आगे नाचता रहा। वह रात भर रो रो कर तकिए को भिगोती रही। राकेश, तुम क्यों छोड़कर चले गए मुझे? देखो, मैं अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकी। मुझ गरीब दर्जी की कोख से जन्म लेकर मेरी बेटियों को भी दुख भोगना पड़ रहा है। मैं इन्हें थोड़ी भी खुशी नहीं दे पाती। इसी उधेड़ बुन में सुबह हो जाती है। चंदा, बबीता बेटी, घर में जरा भी पानी नहीं है, कुएं पर से थोड़ा पानी भर ले आओ, तब तक मैं ये सूट सी लूंगी, फिर खाना बना दूंगी। ठीक है माँ, चलो चंदा दीदी। दोनों बहनें जैसे ही कुएं पर आती हैं, तभी रज्जो उनके लंबे घने बालों की चोटी देखकर जल भुन जाती है।
ये सरिता की बेटियां जब देखो तो अपने लंबे बाल दिखाकर मोरा जिया जलाती है। अभी बताती हूँ इन्हें। तुम दोनों डायन यहाँ से पानी भी नहीं भर सकती। पर क्यों रज्जू मौसी, गांव के बाकी लोग भी तो इसी कुएं से पानी भरते हैं। अच्छा, तो अब तू 2 कौड़ी की गरीब दर्जी की बेटी मुझसे जुबान लड़ाएगी? चिढ़कर रज्जो उसकी चोटी खींचने लगती है। तभी रज्जो का पांव फिसल जाता है और फिर वह कुएं में जो गिरती है। अरे दैया, रे दैया, कोई मुझको बचाओ, मैं डूब रही हूँ। अच्छा हुआ, इनके साथ यही होना चाहिए। बबीता, ऐसे नहीं कहते, चलो इन्हें बचाते हैं। दोनों अपने लंबे बाल कुएं में गिराती हैं। रज्जू मौसी, डरो मत, हमारे बाल पकड़कर ऊपर आ जाओ। दोनों के लंबे बालों से रज्जो की जान बच जाती है। सरिता की बेटियों को जब भी मौका मिलता वह अपने लंबे बालों से कभी गड्ढे में फंसे बच्चिया को बचाती तो कभी इंसान को। फिर भी लोगों के लिए वह मनहूस थी। फिर एक दिन जब सरिता कपड़े सी रही थी तभी, हे भगवान, ये सिलाई मशीन चलते चलते रुक क्यों गई? लगता है ये खराब हो गई है। इस सिलाई मशीन के सहारे ही तो मैं गरीब दर्जी 2 पैसे कमाती थी। अब क्या करूं? सिलाई मशीन खराब होने के बाद सरिता के घर में दाने दाने पर आफत छा जाती है। माँ, बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है माँ। हे भगवान, ये तू मुझ गरीब दर्जी माँ को कैसे दिन दिखा रहा है? मेरी फूल सी बच्चियां भूखी हैं मगर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। गरीबी के चलते वह कई दिनों तक उन्हें नमक पानी पिलाती है मगर कोई उस पर जरा भी दया नहीं दिखाता। फिर एक दिन, बस ऊपर वाले, अब मुझसे अपनी बच्चियों का ये दुख नहीं झेला जाता। पूरे गांव को इनके लंबे बालों से दिक्कत है ना, तो मैं गरीब अपने हाथों से इन्हें गंजा करके इनकी खूबसूरती छीन लूंगी। कम से कम इनका पेट तो भरेगा। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, जबलपुर गांव में कल होने जा रही है एक बहुत भारी प्रतियोगिता, जिसमें जिसके भी बाल जितने लंबे होंगे वो ले जाएगा लाखों का इनाम। ये सुनकर सरिता की बेटियां कहती हैं, माँ, तुमने सुना? इसका मतलब हम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और हम जीत सकते हैं। उसके बाद हम उन पैसों से तुम्हारे लिए एक अच्छी सी सिलाई मशीन खरीदेंगे और हमारे भी दुख दूर हो जाएंगे। चंदा दीदी, सिर्फ बाल से बात नहीं बनेगी, हमें इस प्रतियोगिता के लिए अच्छे कपड़े भी चाहिए होंगे। मैं बनाऊंगी तुम सभी के लिए प्रतियोगिता के कपड़े। सरिता उस सिलाई मशीन को चालू करने की कोशिश करती है जिससे वह थोड़ी बहुत चालू हो जाती है। फिर वह अपनी बेटियों के लिए सिलाई के बचे हुए कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अलग अलग डिजाइन के रेनबो कपड़े बनाती है। किसी का गाउन, किसी का फ्रॉक, किसी का लहंगा, जिसे पहनकर वह प्रतियोगिता में पहुंचती हैं और अपनी लंबे बालों को लहराते हुए वह सभी का दिल जीत लेती हैं। और फिर तो दोस्तों, दिल थाम कर रखिए, क्योंकि हमारे आज की प्रतियोगिता में जिसने अपने लंबे बालों से बवाल मचाया है वो है सरिता जी की 5 बेटियां। एक जोरदार तालियां हो जाएं, ये 5 लाख का इनाम इन प्यारी शहजादियों का हुआ। पहली बार किसी के मुंह से मनहूस ना सुनकर उन 5 का मन भर आता है। वहीं प्रतियोगिता में आए गांव के सभी लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ उन लोगों से जिन्होंने हमारे लंबे बालों के कारण हमें मनहूस समझा, मगर हम मनहूस नहीं, हम बस अपनी गरीब माँ की बेटियां हैं जो खुशी से जीना चाहती हैं। ये सुनकर सरिता अपनी 5 बेटियों को गले लगा लेती है, जिसके बाद गांव वालों की भी सोच बदलने लगती है। वहीं मिले पैसों से वह 5 अपनी माँ का बुटीक खुलवाती हैं। साथियों, कोई नहीं जानता किसकी किस्मत से किसकी जिंदगी चल रही है। इस दुनिया में सब अपने भाग्य का लेकर आते हैं। अरे गुंजन, तूने आने में बहुत देर कर दी। तुझे कितनी बार कहा है समय पर आ जाया कर। ओहो सुप्रिया, तुम्हें पता है ना आज भाई दूज है, इसलिए बस थोड़ी सी देर हो गई सुधीर भैया का भैया दूज करने में। भैया दूज तो मैं भी करके आई हूँ अपने भाई विनीत का। चलो अब शॉपिंग के लिए चलते हैं, मेरे भाई ने मुझे आज बहुत सारे पैसे दिए हैं भैया दूज करने के लिए। सुप्रिया गुंजन को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है। दोनों सहेलियों में बहुत प्यार था। इसी के चलते सुप्रिया को एक वीरेन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके बारे में वह अपनी सहेली गुंजन को बताती है। अरे गुंजन, तुझे क्या बताऊं, वीरेन बहुत अमीर है। उसका भाई भी खुद का बिजनेस करता है और वीरेन की खुद की कई सारी कंपनियां हैं, बिल्कुल मेरे डैडी की तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम उस घर में खुश रहोगी। दुख इस बात का है कि अब हम अलग हो जाएंगे। तेरी दोस्त तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी सुप्रिया, तो चिंता मत कर।
ये सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है और वह वीरेन से शादी कर लेती है। शादी के बाद सुप्रिया के देवर को गुंजन से प्यार हो जाता है। जहां सुप्रिया अपने बचपन की सहेली को अपने साथ ही रखने के लिए अपने देवर से उसकी शादी करवा देती है। आओ आओ मेरी प्यारी सखी, आओ, तुम दोनों का इस घर में स्वागत है। ये तो ठीक है भाभी जी, पर अब देखते हैं ये बेस्ट फ्रेंड अच्छी देवरानी जिठानी बनेंगी या नहीं। हाँ? विवेक के मजाक पर सभी हंसते हैं। तभी शकुंतला गुंजन से कहती है, सुनो छोटी बहू, ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा। जाओ पहले तुम रसोई में जाकर सभी के लिए मीठे में कुछ बनाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है, जिसके बाद गुंजन रसोई में जाती है और सभी के लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती है। गाजर का हलवा खाते ही सभी लोग गुंजन की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह गुंजन, तुमने तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है। तुम खाने में इतनी एक्सपर्ट हो, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। सही कहा, हलवा सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर तो नहीं आया हूँ, लेकिन जेठ होने के नाते मैं तुम्हें नेग में ये पैसे देता हूँ। वीरेन के दिए हुए पैसे शगुन समझकर गुंजन रख लेती है, जिसके बाद शकुंतला अपने गले से एक डायमंड नेकलेस निकाल के गुंजन को पहनाते हुए कहती है, जानती हूँ तुमने इतनी महंगी चीज कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे कभी तुम्हें ये सब नसीब नहीं होगा। इसे हिफाजत से रखना। ये डायमंड का नेकलेस है और हमारा पुश्तैनी हार। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। इतना अच्छा तो तुम्हारी सहेली सुप्रिया भी कभी नहीं बना पाई। इतने महंगे हार को देने की क्या जरूरत थी माँ जी? मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो। फिर क्या था, जहां दो दोस्त में से केवल एक की तारीफ हो तो वहां एक दोस्त को बुरा लगता ही है। इसी के चलते सुप्रिया को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा और जलन होने लगती है। आज तक मुझे तो ये पुश्तैनी हार कभी नहीं दिया, और देखो तो सही, इसे आए हुए भी एक दिन नहीं हुआ और माँ जी ने इसे अपना डायमंड का नेकलेस उतार कर दे दिया। इतना भी खास गाजर का हलवा नहीं बनाया जो ये सब इतनी तारीफ कर रहे हैं। सुप्रिया उस दिन के बाद से गुंजन से उखड़ी उखड़ी रहने लगती है। वह उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, ऊपर से जेठानी होने के चलते वह उसके ऊपर काम का प्रेशर डालने लगती है और घर के सारे काम भी बेचारी गुंजन से ही करवाती है। मैं बाजार जा रही हूँ, जरूरत की कुछ चीज ले आऊंगी और उसके बाद मुझे अपनी सहेली के घर भी जाना है। मुझे रात को घर पर आने में देरी हो जाएगी, इसलिए तुम सभी के लिए खाना बना लेना। सुप्रिया की बात सुनकर उसकी सहेली गुंजन उससे कहती है, सुप्रिया तुम जो कहोगी मैं मान लूंगी, मैं वही करूंगी जैसा तुम चाहती हो, लेकिन मुझे इतना तो बताओ, जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम्हारा बर्ताव इतना बदल कैसे गया? और फिर देवरानी जेठानी होने से पहले हम एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अपनी हैसियत मत भूलो, समझी? मैं बहुत अमीर घराने से इस घर में आई हूँ और तुम एक अमीर बेटा फंसाकर यहाँ आई हो। सुप्रिया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। इस बात का गुंजन को बहुत बुरा लगता है और इसी के चलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही देखते देखते 1 साल बीत जाता है और अब भैया दूज आने वाला होता है, जिसकी तैयारी में सुप्रिया बहुत लगी होती है। नए कपड़े, नई ज्वेलरी लेकर आती है और अपनी सहेली गुंजन, जो कि उसकी देवरानी होती है, वह उससे कहती है, हे भगवान, तुम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। अमीर परिवार में आने के बाद भी तुमने अपने भैया दूज के त्योहार के लिए कुछ नहीं खरीदा। अरे जब तुम इस अमीर परिवार में आई हो तो फायदा उठाओ ना। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो वैसे भी बहुत फायदा उठा रही हो। पर क्या फायदा, तुम्हारा भाई है ही इतना गरीब। तुम्हारे लिए एक ढंग का सूट लाना भी बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि मेरा भाई मेरे लिए क्या लेकर आएगा। मेरे लिए ये मायने रखता है कि मेरा भाई कामयाब हो जाए और जब भी मेरे सामने खड़ा हो वो अपने पैरों पर खड़ा हो। इसलिए मैं भैया दूज बनाती हूँ, अपने भाई की तरक्की की दुआओं के लिए। अरे जाओ, रहने दो। मेरा भाई देखना मेरे लिए क्या, बल्कि पूरे परिवार के लिए तोहफे लेकर आएगा। तब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की कितनी बेइज्जती होगी, मैं तो सोच सोच कर ही हैरान हो रही हूँ। सुप्रिया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद जब भैया दूज का त्योहार आता है, सुप्रिया और गुंजन दोनों ही तैयार होकर अपने भाइयों का इंतजार करती हैं। घर में सबसे पहले गुंजन का भाई आता है, जो उसके लिए बहुत सारे तोहफे, गहने और नए नए डिजाइन वाले सूट लेकर आता है। ये सब देखकर उसकी बहन उससे कहती है, ये सब क्या है भैया, आपकी कोई लॉटरी खुल गई है क्या? बहन, समझ ले जैसे लॉटरी ही खुली हो। तुम्हें पता है, मैंने अपने बिजनेस में जितना भी इन्वेस्ट किया था उसका 10 गुना मुझे मिला है। यानी मेरी कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा रही है और अब कुछ ही दिनों में मेरी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। गुंजन खुशखबरी सुनते ही अपने भाई को गले से लगाती है। नारियल देकर, टीका लगाकर, आरती उतार के वह अपने भाई का भैया दूज करती है।
जिसके बाद वह खुशी खुशी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तभी वहां पर सुप्रिया का भाई विनीत आता है, जो कि बहुत अमीर होता है, लेकिन अपनी बहन के लिए कुछ नहीं ला पाता। दिखाओ भैया, दिखाओ मेरे लिए आप क्या लेकर आए हो। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा भाई बहुत पहले ही डूब गया था। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। मेरा सब कुछ जा चुका है। मैं यहाँ आ गया हूँ भैया दूज के लिए। यह भी बहुत बड़ी बात है। अपने भाई के बारे में सुनकर सुप्रिया को बहुत बुरा लगता है। जितनी भी उसकी इच्छाएं थी वह सब उसी समय मर जाती हैं। वहीं ये सब सुनने के बाद सुधीर सुप्रिया के पास आता है और उसे कुछ तोहफे देते हुए कहता है, तुम भी तो मेरी बहन हो, चाहे वो तुम्हें तोहफे दे या फिर मैं तुम्हें दूं, बात तो एक ही है। आखिर हम भाई बहन जो हैं। ये सुनते ही सुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके अंदर की नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वे उसी क्षण सुधीर को गले लगाती है और अपनी सहेली गुंजन से माफी मांगती है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वह बहुत बुरा था। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से तुम मेरी देवरानी नहीं बल्कि वही मेरी पुरानी सहेली हो। आओ मेरे गले लगो और प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है सुप्रिया, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली और जेठानी भी हो। सुप्रिया गुंजन दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं। उस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी पहले की तरह एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।